हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग रीजनिंग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे प्रश्न होने वाले आगामी एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जिस तरह से 763 856 से संबंधित है, उसी तरह बताना है 637 क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या होगा। ओके, जब भी आपको ऐसा प्रश्न मिले तो हमें करना क्या होता है कि जो 763 और 856 में जो संबंध या जो लॉजिक बन रहा होगा, यानी 763 से 856 कैसे आ रहा होगा, जो लॉजिक जो संबंध बन रहा होगा वही लॉजिक हम लोग 637 में लगाते हैं और क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा वो पता चलता है। ओके, तो अगर ध्यान से देखते हैं 763 से 856 हो रहा है, यानी संख्या बढ़ रही है। डिफरेंस ले लेते हैं, यानी 763 में क्या ऐड कर दे कि 856 आ जाए। डिफरेंस ले लेंगे तो क्या आएगा, 6 में से 3 गया 3 और 15 में से 6 गया कितना आ गया 9, 93। यानी हम देख रहे हैं कि 763 में अगर 93 ऐड कर दें तो 856 आ रहा है। ठीक है, तो हम वही चीज़ करेंगे यहाँ पे भी। 637 में अगर हम क्या कर दें 93 ऐड कर देंगे तो हमारा क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आ जाएगा। तो ऐड कर देते हैं 93 और 637 कितना हो जाएगा आपका 730 हो जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या होगा 730 होगा। किस ऑप्शन में 700 दिया है 30, ऑप्शन बी में। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। सीरीज का प्रश्न दिया गया है, पूछा जा रहा है कि 138, 161, 185, 210, तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। जब भी आप सीरीज का प्रश्न कीजिए तो एक बात हमेशा अपने दिमाग में बैठा लीजिए और याद रखिए, जब भी आपको इंक्रीजिंग आर्डर में संख्याएं दी हो या डिक्रीजिंग आर्डर में जब भी दिया हो, ठीक है, और दो संख्याओं के बीच में डिफरेंस बहुत कम दिखे, यानी 30 से कम दिखे, 25 दिखे, 26 दिखे, 20 दिखे, और इंक्रीजिंग आर्डर में हो या डिक्रीजिंग आर्डर में, कहने का मतलब मान लीजिए कोई सीरीज है 2, 3, 4, 5, तो इसको क्या बोलेंगे इंक्रीजिंग आर्डर में सीरीज है। अगर मान लीजिए यही कोई सीरीज हो 5, 4 और 3, 2, तो इसको डिक्रीजिंग आर्डर में सीरीज बोलेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए इस तरह का जब भी आपको सीरीज मिले, जैसे यहाँ पे दे रखा है, तो उसमें क्या होता है जब डिफरेंस कम होता है दो संख्याओं के बीच में तो कुछ प्लस होता है या कुछ माइनस होता है। ठीक है, यही होता है। जब इंक्रीजिंग आर्डर में होगा तो उसमें कुछ ना कुछ प्लस हो रहा होगा, समझिएगा बात को। अगर डिक्रीजिंग आर्डर में सीरीज देगा तो वहाँ पे क्या होगा कुछ माइनस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है सीरीज इंक्रीजिंग आपका इंक्रीजिंग आर्डर में, तो यहाँ पे क्या होगा कुछ ना कुछ प्लस हो रहा होगा। तो देख लेते हैं क्या प्लस हो रहा है। 138 में क्या जोड़े कि 161 आ जाए, डिफरेंस से ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या जोड़ते हैं आप, अगर +23 कर दे 138 में तो क्या आ जाएगा आपका 161 आ जाएगा। ओके, और 161 में क्या जोड़ दें कि आपका 185 आ जाए, +24 अगर करते हैं तो 185 आ जाएगा। आ रहा है कि नहीं, जोड़ के देख लीजिए। 4 1 5 और कितना 4 1 5 आ गया, और 6 2 8 आ गया, और 1 का 1 185। ठीक है, पुनः 185 में हम लोग क्या करें, अगर +25 ऐड कर देते हैं तो 210 आ जाएगा। कैसे, 5 5 10 और 8 2 10 1 11 112। ठीक है, 25। अब एक चीज़ देखिए कि पहली संख्या में हमने क्या जोड़ा +23, उसके बाद +24, उसके बाद +25, यानी जो अगली संख्या में हम जोड़ेंगे क्या जोड़ेंगे +26 ही तो जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो जोड़ने का क्रम है उसमें 1 1 ऐड होता जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर देंगे 210 में +26 ऐड कर देंगे तो हमारा क्वेश्चन मार्क के स्थान पे पता चल जाएगा क्या होगा। चलिए ऐड कर देते हैं, 226 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 236 आ जाएगा। क्या आएगा 236 आ जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या होगा 236। किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन बी में दिया है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन करें। हमें विषम शब्द बताना है। ठीक है, एसएससी में इस तरह का एक प्रश्न कंफर्म आता है, एकदम भर भर के आता है। कई दफ़ा क्या होगा, यहाँ पे शब्द दिया है, न्यूमेरिक दे देगा यहाँ पे, या फिर अल्फ़ाबेट्स दे देगा। ठीक है, लेकिन तीन ही तरह से पॉसिबल बनता है, या तो शब्द से बन सकता है, या तो क्या देगा न्यूमेरिक दे देगा, नंबर दे देगा, या तो क्या दे देगा अल्फ़ाबेट दे देगा, और आपसे पूछेगा कि चारों में से एक विषम कौन सा है। यानी एक विषम होने का मतलब तीन जो बच्चे ना आपके किसी न किसी तरीके से एक दूसरे से संबंधित होते हैं, और जो चौथा होता है उस तरह से उनसे संबंधित नहीं होता है। तो देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ऐसा प्रश्न आता है तो सबसे पहले कॉमन चीज़ हम देखते हैं कि जो न्यूमेरिक दिया है चाहे जो शब्द दिया है, यहाँ पे शब्द दिया है तो शब्द पे बात करते हैं।
इसमें कॉमन चीज़ देखते हैं कि जो शब्द दिए हैं उनमें हम कॉमन क्या ढूंढ सकते हैं। जैसे रजाई होता है तो इसका क्या प्रयोग करते हैं, ओढ़ने का प्रयोग करते हैं। समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ, एकदम कॉमन, बहुत इसमें कोई लॉजिक और बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है, हमें एकदम कॉमन चीज़ देखना होता है कि कॉमन इनमें क्या हो सकता है। जैसे कंबल की बात करें तो कंबल का यूज़ क्या होता है करने के लिए, ओढ़ने के लिए किया जाता है सर्दियों में। शाल का प्रयोग क्या करते हैं, तो ओढ़ने का ही प्रयोग करते हैं, सर्दियों में ही किया जाता है। जो शॉल का मतलब होता है ना, पतला सा होता है, इसको ओढ़ने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और कालीन की अगर बात करें, समझिएगा, कालीन की बात करें तो कालीन जो होता है ना, जमीन पे यानी फर्श पे बिछाने वाला एक क्या होता है आपका कपड़े टाइप का होता है। कालीन वह होता है जिसको हम लोग फर्श पे बिछाते हैं। और आम लोग कहाँ बिछाता है, बड़े बड़े लोगों के घरों में होता है कालीन, जो जमीन पे बिछा होता है, ठीक है। आप लोग मूवी में देखते होंगे कि जो बड़े बड़े हॉल होते हैं और जो मेज़ रखी गई होती है, मेज़ के नीचे क्या होता है, कालीन बिछा होता है। या ऐसे भी बड़े हॉल में क्या होता है, कालीन बीच में बिछाया गया होता है, ठीक है। हमारे यहाँ हम लोग के घरों में तो शायद न मिले कालीन, लेकिन यह फिल्मों में देखने के लिए ज़रूर मिलेगा और बड़े घरों में। तो आपको एक चीज़ दिख दिया है, साफ साफ दिख रहा है कि रजाई और शाल और कंबल, इन तीनों का प्रयोग हम ओढ़ने के लिए करते हैं, ठीक है, ओढ़ने के लिए। जबकि कालीन का प्रयोग जमीन पे बिछाने के लिए करते हैं। तो इसलिए हमारा विषम कौन सा हो जाएगा, कालीन हो जाएगा इन चारों में विषम। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। किसी कूट भाषा में माइट के लिए सांकेतिक भाषा KGEFR, तो डायरी को उसी सांकेतिक भाषा में कैसे लिखेंगे। हमें से क्वेश्चन कहा जा रहा है कि जो माइट है उसको कोड किया जा रहा है KGEFR में, तो डायरी को उसी सांकेतिक भाषा में, यानी जो लॉजिक लग के माइट KGEFR बन रहा है उसी सांकेतिक भाषा में हमें डायरी को कैसे लिखेंगे बताना है, ठीक है। जब भी आपको इस तरह का प्रश्न मिले, नोट कर लीजिए, जब भी मिले तो यहाँ होगा क्या कि जो आपको जैसे माइट दिया है ना, तो इसके प्लेस वैल्यू में या इसके प्लेस वैल्यू में क्या होगा, कुछ ऐड होगा या कुछ डिक्रीज होकर के इसको कोड किया जाएगा, जो जिसको सांकेतिक भाषा में कोड किया लिखा गया है, ठीक है। यानी यम है, बात समझिएगा, मैं बहुत बहुत दूर तक की बात ही बोल रहा हूँ। 99.99% जो सवाल होंगे ना आपके ऐसे ही बन जाएंगे। यानी जो भी आपका ऐसे माइट दिया यहाँ पे, तो इसके प्लेस वैल्यू में हो क्या रहा होगा, सारे जो आपके अल्फ़ाबेट हैं इनके प्लेस वैल्यू में या तो कुछ ऐड हो रहा होगा या तो कुछ क्या होगा, हो रहा होगा, घट रहा होगा, और कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। यही इसका मेन क्या होता है, करने का तरीका होता है, और मेन होता है जनरली सामान्य प्रश्नों में, सारे प्रश्नों में लगभग, ठीक है। तो देख लेते हैं। देखिए, आपको प्लेस वैल्यू बिल्कुल अच्छे से आना चाहिए, बिल्कुल। किसी भी संख्या को टी को देखें और आर को देखें तो आप समझ जाएं कि यहाँ 2 का डिफरेंस है, ठीक है। जी को देखें और ई को देखें तो यहाँ समझ जाएं कि 2 का डिफरेंस है। इस तरह का आपका प्लेस वैल्यू पे कमांड होना चाहिए, तभी आप जल्दी प्रश्नों को कर पाएंगे, ठीक है। अगर यम को देखते हैं और के को देखते हैं तो यम और माइट, चलिए लिख ही लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ताकि आप लोगों को समझने में थोड़ी सुविधा होगी, ठीक है। माइट यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे के, यहाँ पे क्या करते हैं, के लिख लेते हैं, आपका जी और ई और एफ और आर, ठीक है। लिखना नहीं है, सिर्फ बताने के लिए मैं लिख रहा हूँ ताकि आप लोग समझ में आए, ठीक है। अगर यम की बात करें, यम का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 13 होता है। के का कितना होता है, 11। 13 से 11 हो रहा है, यहाँ पे यानी क्या हो रहा है, -2 हो रहा है ना। आई का प्लेस वैल्यू 9 होता है, जी का 7 होता है, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, -2 हो रहा है, समझिएगा ध्यान से। जी का प्लेस वैल्यू 7 होता है, ई का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 5 होता है, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, -2 हो रहा है ना। एच का प्लेस वैल्यू 8 होता है, एफ का प्लेस वैल्यू 6 होता है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस, यहाँ पे भी 2 हो रहा है। और टी का प्लेस वैल्यू 20 और आर का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 18, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, -2, ठीक है। हम देख रहे हैं कि जो माइट दिया है उनके सारे जो आपके अल्फ़ाबेट हैं उनमें -2 करके प्लेस वैल्यू में जो उनको कोड किया जा रहा है, KGEFR लिखा जाता है। तो सेम चीज़ हम लोग डायरी में कर लेंगे, ठीक है। डायरी में भी तो हम लोग सेम चीज़ कर लेंगे ना। तो डायरी में यही चीज़ करेंगे। तो डी का प्लेस वैल्यू 4 होता है, तो 2 माइनस कर लेंगे तो प्लेस वैल्यू बी आ जाएगा आपका। आई का 9 होता है तो 2 माइनस कर लेंगे तो जी आ जाएगा। ए का कितना होता है आपका, कितना होता है, ए का 1 प्लेस वैल्यू होता है, तो -1 कर लेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, वाई आ जाएगा। YZA, यही तो होगा ना, वाई आपका ZA। उसके बाद पुनः y का कितना प्लेस, r का प्लेस वैल्यू कितना होता है आपका 18, तो 16 आ जाएगा। और रह गया आपका y का प्लेस वैल्यू कितना होता है 25 होता है, तो आपका क्या आ जाएगा, W आ जाएगा। यानी हमारा कुछ ऐसा बन रहा है, कौन सा, BGYPW। किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन बी में दिया है BGYPW। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी।
उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाएंगे। देखिए प्रश्न आप लोग बहुत कम करिए, लेकिन कोर समझिए कि अगर उस तरह का प्रश्न आता है तो हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए। ठीक है, अप्रोच क्या होना चाहिए, तभी आप लोग क्या करेंगे, कम से कम सवालों का प्रैक्टिस करेंगे और क्या करेंगे, अधिक से अधिक एक्यूरेसी लाएंगे और स्पीड लाएंगे। क्योंकि ऐसा नहीं आप प्रैक्टिस किए जा रहे हैं और उनके बारीकियों को नहीं देख रहे हैं सवालों को कि कैसे वो होते हैं, कैसे उनके लिए हमको अप्रोच करना है, कैसे उन क्वेश्चन अगर उस तरह का आए तो हमको बढ़ना कैसे है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक कतार में 17 लड़कियां हैं, प्रारंभ से बीच वाली 9वीं है, अंत से बीच वाली कौन से स्थान पर होगी, हमें बताना है। ठीक है, क्या कहा गया है कि 17 लड़कियां प्रारंभ से बीच वाली 9वीं। देखिए इसको करने का एक सिंपल तरीका होता है, आप लोग समझिएगा। एक तरीका होता है फॉर्मूले टाइप का, और +1 कर देते हैं, आंसर आ जाता है। 17 में से 9 गया 8, 8 + 1 = 9। ठीक है, लेकिन इसका आंसर आ गया 9। एक तरीका होता है, सेट पैटर्न का तरीका होता है कि आपको करना क्या होता है, एक कतार में जितनी लड़कियां होती हैं और बीच वाली कहता है उनको डिफरेंस लीजिए, +1 ऐड करिए, आपको पता चल जाएगा कि अंत से बीच वाली कौन से स्थान पर होगी। लेकिन थोड़ा मैं इसको एलेबोरेट करना चाहता हूँ, क्योंकि ये सब सारी चीज़ें क्या होती हैं, भूल जाती हैं कभी कभी। हमें बेसिक पे देखिए, बेसिक के साथ साथ आपको थोड़ा बहुत ट्रिक आना चाहिए, थोड़ा बहुत के ज़्यादा ट्रिक आना चाहिए, लेकिन बेसिक भी आपको आनी चाहिए, बातें आनी चाहिए ना समझ में कि गेम क्या चल रहा है। ऐसे नहीं है कि बस हमने ट्रिक रट लिया है और उसके पीछे बैकग्राउंड में पिक्चर क्या चल रहा है वो हमें पता ही नहीं है, तो फिर तो ऐसे काम नहीं चलेगा ना। जब थोड़ा सा भी क्वेश्चन ट्विस्ट करेगा, घुमा देगा ना, तो फिर तो होगा नहीं, एग्जाम में तो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे आप लोग। तो इसलिए बेसिक बातें भी हमें समझ में आनी चाहिए कि पिक्चर क्या चल रहा है, फिल्म क्या चल रहा है, कब टेलर चल रहा है और कब फिल्म चल रहा है, डिफरेंस पता चलना चाहिए। अगर 2 मिनट का वीडियो है तो समझिए टेलर है, और लंबा चौड़ा वीडियो है तो फिल्म है, ये तो बातें पता होनी चाहिए। ये बोल रहा है ना कि प्रारंभ से, जैसे कि मान लीजिए 17 कतार में लड़कियां हैं, ठीक है, प्रारंभ से बीच वाली 9वीं है, जाहिर सी बात है अगर 17 लड़कियां समझिएगा तो 8 इधर रही होंगी, 8 इधर रही होंगी, ठीक है, 8 इधर, तो 9वीं यहीं पे तो आएगी ना, बीच वाली यही तो होगी ना, 8 8 16 1 17, यही क्या है, 9वीं है, समझिएगा, यही तो बीच वाली होगी ना भैया। इधर 8 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये जो 9वां है यहाँ पे है, ठीक है, 9वां है। इसी तरह इसके पीछे भी 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके। तो ये बोल रहे हैं कि भैया अब देखिए 8 इधर हो गए, 8 16 1 17, एक कतार में 17 लड़कियां हो गई ना, बिल्कुल। तो बोला है कि प्रारंभ से बीच वाली यही तो होगी 9वीं, तो अंत से बीच वाली कौन से स्थान पे होगी, अंत से यानी पीछे से हमको बीच वाली कौन सी होगी, भैया पीछे से भी तो 9वीं ही होगी ना, क्योंकि 8 तो यहाँ तक है आपके और 9वीं यही तो होगी ना, 8 1 9, तो पीछे से भी कौन से स्थान पर होगी, 9वें स्थान पे होगी। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 9। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दिए गए विकल्पों से उस शब्द का चयन करें जिसे दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। यानी कि एक आपको क्या दिया गया है, यहाँ पे शब्द दिया गया है, लाफ्टर शब्द दिया गया है, और इससे कहा जा रहा है कि इसमें से कौन, इनके अक्षरों का प्रयोग करके कौन सा नहीं बनाया जा सकता है शब्द, हमें ये बताना है। इस तरह का प्रश्न जो है ना आपका एसएससी में एकदम भर के पूछता है, एसएससी में एक क्वेश्चन पूछता ही है ऐसा। तो हमें क्या करना है, सबसे जो बेस्ट तरीका होता है आप ऑप्शन से निकलिए, ठीक है, और ऑप्शन से भी निकलिए तो रैंडमली निकलिए, ये नहीं कि आप ए से स्टार्ट करिए फिर बी पे जाइए फिर सी पे जाइए डी पे जाइए, इसमें मुसीबत हो जाएगा ना। मान लीजिए आपने ए पे गए, ए बन रहा है, बी बन रहा है, सी बन रहा है, टाइम के लोग, या फिर डी पे आए तो डी नहीं बन रहा है तो डी को आप ट्रिक लगाएं, तो हमें ऐसे नहीं करना है। इसलिए रैंडम जाने का मतलब हुआ कि आप किसी भी ऑप्शन को उठाइए, बी को उठाते हैं, बी देखेंगे बन जाएगा, क्या बन जाएगा, GATE बिल्कुल बनेगा, ठीक है। सी को देख लेते हैं, हेट बनेगा क्या, HATE बिल्कुल बन जाएगा। ए को देखते हैं, ग्रुंट बनेगा क्या, GRUNT नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि यन नहीं है, समझिएगा, क्योंकि लाफ्टर शब्द में यन नहीं है, इसलिए ग्रंट जो ऑप्शन ए है वह लाफ्टर शब्द का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। उस वेन आर्य का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी वीडियो अगर पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप लोग इस चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।
उस वेन आर्य का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। ठीक है, क्या दिया है? माता, बच्चे, मानव, पिता। ओके, माता, बच्चे, मानव, पिता। इनके लिए हमें डायग्राम बनाना है कि क्या डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इनमें कॉमन देखेंगे, क्या कॉमन सबसे ज़्यादा है। माता, बच्चे, मानव, पिता। सबसे ज़्यादा कॉमन क्या है? मानव, क्योंकि मानव के अंदर पिता भी आएगा, बच्चे भी आएंगे, माता भी आएंगे, क्योंकि ये सारे लोग क्या हैं? मानव हैं। तो चलिए बनाते हैं इस तरह का डायग्राम, कुछ ऐसा बना लेते हैं, थोड़ा सा और बड़ा बनाते हैं। ओके, ये क्या हो गया? आपका मानव हो गया, मानव। अब एक चीज़ समझिएगा, मानव को मैंने किससे डिनोट किया है? एम ए से डिनोट कर लेते हैं मानव को। ठीक है, एम ए। ओके, ये रहे मानव आपके। अब देखिए, बच्चे बच्चे, माता बच्चे, पिता बच्चे। तो बच्चे में क्या आता है? मेल और फीमेल दोनों आता है, समझिएगा बात को। तो हम लोग यहाँ बच्चा बना लेते हैं। बच्चे के लिए हम क्या यूज करते हैं? सी। समझिएगा, बच्चे के लिए हमने क्या यूज किया? सी, चाइल्ड, चिल्ड्रेन। तो बच्चे आ गए। अब समझिए, कुछ बच्चे जो हैं, मेल फीमेल तो बच्चे होते ही हैं, तो कुछ बच्चे ही तो माता बनेंगे ना। जो बच्चे में से जो फीमेल होंगे वही तो जाके फ्यूचर में माता बनेंगे ना। माता को मैं एम, केवल एम से डिनोट कर रहा हूँ। बात बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, एम से डिनोट किया, क्योंकि जो बच्चे हैं, बच्चों में जो फीमेल हैं वही तो फ्यूचर में जा करके माता बनेंगी। तो कुछ बच्चे क्या होंगे? मदर होंगे, जाहिर सी बात है। और कुछ बच्चे क्या होंगे? फादर होंगे। फादर को, पिता को एफ से डिनोट कर रहे हैं, क्योंकि जो बच्चे में से जितने हैं उसमें से जो मेल होंगे वही तो फ्यूचर में जाकर के पिता बनेंगे ना। बात समझ रहे हैं कि नहीं? वही पिता जाकर के फ्यूचर में बनेंगे। तो हमारा कुछ इस तरह का डायग्राम बनेगा, और इस तरह का डायग्राम किस ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन बी में। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। बिस्तर, तकिया, सोफा। जो हम लोगों ने पहला प्रश्न हल किया था, सेम वही प्रश्न है। सेम क्या है? वही प्रश्न है। वहां पे क्या था कि न्यूमेरिक था, यहाँ पे क्या है? शब्द आपको दिया है। तो दो ही तरह से, तीन तरह से इस तरह का प्रश्न बन जाता है। एक तो न्यूमेरिक आपको यहाँ दे देगा, या शब्द दे देगा, या अल्फाबेट्स दे देंगे। यही तीन पॉसिबल तरीका होता है जिससे यह प्रश्न बन सकता है। देखिए, आप लोग एक चीज़ समझिए, बहुत जो जरूरी है, आप लोग जो भी सिलेबस है, जो भी क्वेश्चंस के टाइप हैं, उन पे आप पकड़ रखिए कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो कितने तरह से यह क्वेश्चन बन सकता है। समझ रहे हैं कि नहीं? क्योंकि बस सवाल लगाए जा रहे हैं, एसएससी का प्रीवियस लगाए जा रहे हैं, रेलवे का प्रीवियस लगाए जा रहे हैं, ठीक है, और लगा रहे हैं 25 में से 22 सही कर रहे हैं और खुश हो रहे हैं। तो देखिए, उतना खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर 25 में से 22 कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप अच्छा नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए अगर 25 में 25 आपको लाना है, करना है, तो एक चीज़ आपको होना चाहिए कि सिलेबस जो भी दिया है, सिलेबस के अंदर मान लीजिए किसी टॉपिक के अंदर, टॉपिक आप कोई पढ़ रहे हैं, तो उसमें जो क्वेश्चंस है तो कितने तरह से क्वेश्चंस बन सकते हैं, कितने टाइप्स हो सकते हैं, उन पे भी आपकी पकड़ होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई क्वेश्चन दिया है तो और कितने तरीक़ों से इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, एक क्वेश्चन दिया आपको, बिस्तर जिस तरह से तकिया से संबंधित है उसी तरह हमें बताना है कि सोफा क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सी शब्द होगा, किससे संबंधित होगा। ठीक है, तो बिस्तर, तकिया क्या करते हैं? बिस्तर पे क्या होता है? तकिए का प्रयोग किया जाता है। बिस्तर पे तकिए का प्रयोग किया जाता है। जब हम आराम करते हैं, रात में सोने जाते हैं, तो बिस्तर पे तकिया होता है कि नहीं? बिस्तर पे तकिया होता है। तकिया का स्थान कहाँ होता है? बिस्तर पे होता है। तकिया का जो स्थान होता है वो कहाँ होता है? बिस्तर पर होता है। उसी तरह आपका जो सोफा होता है, सोफा पर क्या होता है? गद्दी होता है। सोफा पर क्या होता है? आपका गद्दी होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आपका गद्दी होगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कौन सा भाग उन अध्यापकों का घोतक है जो बुद्धिमान के साथ साथ अनुभवी भी है? यानी क्वेश्चन कह रहा है कि उन अध्यापकों का घोतक कौन सा भाग है? अध्यापकों का घोतक कौन सा भाग है जो बुद्धिमान के साथ साथ अनुभवी भी हैं? यानी वो संख्या हमें बताना है जो तीनों फिगर हैं, ट्रायंगल, स्क्वायर और सर्कल तीनों में हो, तभी तो इन तीनों का घोतक होगा। अध्यापक जो बुद्धिमान और साथ साथ अनुभवी हो। तो ध्यान से देखिए और उस नंबर को देखिए जो तीनों फिगर में कॉमन हो।
कौन सा वो संख्या है? 3 तो है नहीं, 3 है आपका स्क्वायर में और किस में है? आपका सर्कल में है। एक किस में है? अगर एक को देखेंगे ध्यान से तो किस में है? रेक्टेंगल में है। और किस में है? रेक्टेंगल में नहीं, सॉरी, ट्रिएंगल में है। और किस में है? आपका सर्कल में है। 4 को देखेंगे, 4 किस में है? 4 जो है आपका स्क्वायर में है और ट्रिएंगल में है। और 2 को देखते हैं तो 2 क्या है? सर्कल में भी है, स्क्वायर में भी है और ट्रिएंगल में भी है। तो 2 ही तो ऐसा है जो क्या है? तीनों आकृति को क्या करता है? दर्शाता है, यानी अध्यापक को भी, बुद्धिमान को भी और अनुभवी को। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। 2 ऐसा है जो अध्यापकों का भी घोतक है, जो बुद्धिमान के साथ साथ अनुभवी है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 2। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। यदि किसी विशिष्ट वर्ष में 12 अगस्त को सोमवार था तो उसी वर्ष में 26 सितंबर को कौन सा दिन होगा? आपका कैलेंडर से प्रश्न है। कहा जा रहा है, सिंपल सा प्रश्न है, कहा जा रहा है कि 12 अगस्त को आपका क्या है? सोमवार है। तो हमसे पूछ रहा है कि उसी साल में 26 सितंबर को कौन सा दिन होगा। तो हम लोग कर लेते हैं, कुछ नहीं करना होता है। हम मान लीजिए कोई डेट आपको दे दिया और अगला डेट पूछ रहा है, उस डेट को क्या होगा, तो उन दोनों डेट के बीच में कितने दिन होते हैं, उन दिनों में विषम दिनों की संख्या निकाल लेते हैं। और आज सोमवार है तो विषम दिनों की संख्या को ऐड कर देते हैं, तो हमें वो दिन पता चल जाता है। ठीक है, चलिए कर लेते हैं। 12 अगस्त को बोल रहे हैं। 12 अगस्त एक चीज़ लेकिन और आपको पता होना चाहिए कि जो भी महीना होता है वो कितने दिन का होता है। अगर अगस्त की बात करें तो 31 का होता है, सितंबर क्या होता है? 30 का होता है। ये आपको बेसिक बातें पता होना चाहिए। जनवरी 31 का होता है, फरवरी 28 का भी हो सकता है, 29 का भी हो सकता है। मार्च वो तो लीप ईयर और नॉर्मल ईयर में होता है ऐसा। और आपका मार्च 31 का होता है, अप्रैल 30 का होता है, मई 31 का होता है, जून 30 का होता है, जुलाई 31 का होता है, अगस्त भी 31 का होता है, सितंबर क्या होता है? 30 का। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए, बेसिक बात है, पता होना चाहिए। अगर 12 अगस्त को सोमवार था तो आप देखिए 12 अगस्त, तो अगस्त में टोटल और कितने दिन बच गए? 19 बच गए, क्योंकि 31 का है। और 12 अगस्त के बाद ही सितंबर आता है, तो 26 को बताना है, तो 26 ऐड कर लेते हैं, इनको ऐड कर लेते हैं, तो 9 6 15, 2 1 3 1 4 हुआ 45। और 45 में कितने ऑड डे होंगे? इसको 7 से डिवाइड कर लेंगे, तो 7 6 के 42, यानी 3 ऑड डेज आ गया। और 3 ऑड डेज आ गया यानी तो सोमवार में हम क्या करेंगे? 3 ऐड और कर लेंगे, तो क्या आ जाएगा? सोमवार में 3 ऐड करेंगे तो मंगल बुध बीएफए क्या आएगा? यानी कि गुरुवार आ जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, गुरुवार। एक चीज़ और समझिएगा, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैंने 7 से क्यों डिवाइड किया है। हो सकता है कई बच्चों को ये बात न समझ में आए कि मैंने 7 से क्यों डिवाइड किया है। तो एक चीज़ समझिएगा, अगर आज हर 7वें दिन के बाद, समझिएगा, हर 7वें दिन के बाद वही दिन रिपीट करता है, यानी आज अगर सोमवार है तो 7वां दिन भी, 7वें दिन भी क्या होगा? सोमवार होगा। यानी हर 7वें दिन पे सेम डेज रिपीट होता है। मान लीजिए कि आज मंगलवार है तो 7 दिन बाद क्या होगा? फिर मंगलवार होगा। तो इसलिए 7 से डिवाइड हम लोग कर लेते हैं, और क्योंकि हर 7वें दिन बाद तो वही संख्या है, वही दिन आएगा, तो 7 से इसलिए डिवाइड कर ले। या तो ऐसे करिए, सोमवार में 45 ऐड करिए, ऐसे जोड़ते रहिए, सोमवार मंगल बुध बीफे शुक्र जोड़ते रहिए, लंबा है। तो उससे अच्छा कि मैंने क्या किया कि हर 7वें दिन बाद सोमवार आएगा, तो 7 से देख लेते हैं कि कब सोमवार आएगा। तो 7 से डिवाइड किया तो 42, यानी कि जो 42वां दिन रहेगा उस दिन भी क्या होगा? आपका 42 दिन तक क्या होगा? सोमवार आएगा। ठीक है, 7 6 के 42 यानी सोमवार आएगा। उसके बाद सोमवार में हमने क्या किया? 3 बच गया आपका, 42 43 44 45। ठीक है, तो उसमें हमने क्या किया? 3 ऐड कर दिया, तो हमें पता चल गया कि गुरुवार आएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक फोटो की ओर इशारा करते हुए जान ने कहा, वह मेरी माँ की बहन के पति की इकलौती नातिन है। इस फोटो वाले व्यक्ति का जान से क्या संबंध है? ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। अपने आप में बहुत ही अच्छे प्रश्न बनते हैं ब्लड रिलेशन में, बहुत ही अच्छे बनते हैं, लेवल ही बहुत ही अच्छा होता है ब्लड रिलेशन का। आपको अगर आप लोग बैंकिंग के अगर देखेंगे प्रश्नों को तो बहुत ही इतना खतरनाक बनता है ब्लड रिलेशन का, कहिए मत। आपका एसएससी और रेलवे में उतने कुछ खास नहीं बनते हैं, लेकिन फिर भी अच्छे खासे क्वेश्चन बन जाते हैं। बाकी टॉपिक की अपेक्षा इस टॉपिक से अच्छे प्रश्न बनते हैं। तो इस प्रश्न को देखिए, प्रैक्टिस करिए और बेसिक बात समझिए, तभी आप कर पाएंगे, नहीं तो मुश्किल है। ब्लड रिलेशन की क्वेश्चन क्या होगा? आपको लगेगा मैंने सही किया है, आप करके निकल जाएंगे, लेकिन आपका आंसर गलत होगा। ठीक है,
तो प्रैक्टिस कीजिए और बेसिक समझिए। चलिए इस प्रश्न को करते हैं। अच्छा प्रश्न दिख रहा है। एक फोटो की ओर इशारा करते हुए, देखिए करने का जो मेरा तरीका है और सलाह मैं ऐसे दूंगा कि आप लोग ओरली करने की कोशिश मत करिए। कई क्वेश्चंस होते हैं जो छोटे होते हैं, आप करके निकल जाएंगे ओरली, कोई बड़ी बात नहीं है, करके निकल जाएंगे। आपका थोड़ा जो रिश्तेदारों के साथ संबंध होता है एक दूसरे का, अगर इस पर पकड़ अच्छा है तो आप ओरली करके निकल जाएंगे, लेकिन सारे प्रश्न नहीं होते हैं। तो इसलिए मैं ये सलाह दूंगा कि आप लोग जैसा जैसा बोल रहे हैं वैसा वैसा हम लोग ट्री बनाएंगे और उसके अनुसार करके आगे निकलेंगे। ओके, बोल रहे हैं कि एक फोटो की ओर इशारा करते हुए जान ने कहा। ठीक है, हम क्या करते हैं, यहाँ पे जान भैया को बना लेते हैं। यहाँ पे किसको बना लेते हैं, जान को हमने बना लिया। पेन सही नहीं काम कर रहे हैं ना, जान को बना लेते हैं। ठीक है, अब बोल रहा है जान ने कहा कि वह मेरी माँ की, एक फोटो की ओर इशारा करते हुए, तो फोटो भी तो कहीं बना लेते हैं ना, यहाँ फोटो है, फोटो को पी से डिनोट करते हैं। एक फोटो की ओर इशारा करने जान भैया और बोल रहे हैं कि वह मेरी माँ की बहन के पति की इकलौती नातिन है। ठीक है, वह मेरी माँ, जान की मतलब माँ, ध्यान से समझिएगा। जान की माँ होगी तो माइनस लगाएंगे, ठीक है, फीमेल है। जान की माँ की बहन यानी जान की माँ की बहन, यानी ये लोग क्या हैं, सिस्टर हैं, तो ये भी क्या है, बहन, मतलब माइनस ये भी रही होंगी। जान की, वह मेरी माँ की बहन के पति, यानी बहन के पति, यानी कि इनके पति प्लस रहे होंगे, की इकलौती नातिन है। ये जो फोटो वाली लड़की है, इनके क्या है, जान की अगर देखेंगे तो मौसी की क्या है, इकलौती नातिन है, या मौसा के इकलौते नातिन है। यहाँ से ही रिलेशन बन रहा है। ठीक है, अब देखिए, अब जाहिर सी बात है कि ये जो प्लस वाले हैं इनकी ये पी नातिन है, ठीक है, फोटो वाले, तो इनका कोई बेटा रहा होगा, समझिएगा, बेटा रहा होगा प्लस, और बेटे की शादी किसी से हुई होगी, ठीक है, शादी हुई होगी, ठीक है, तो इनके बेटे का जो ये लड़का होगा, लड़की होगी, क्योंकि नातिन बोल रहा है, लड़की होगी, नातिन में हम ये नहीं बोल सकते हैं कि वो मेल होगा फीमेल होगा, तो माइनस नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो इनके बेटे का जो लड़का या लड़की होगा वही तो फोटो वाला होगा ना, पी। ठीक है, अब यहाँ से हमने इसको इरेज कर देते हैं, इसको हटा देते हैं। हमारा कुछ डायग्राम इस तरह का बन चुका है, तो यहाँ से इनको हटाते हैं। अब देखिए, अब हम लोगों से पूछा जा रहा है कि इस फोटो वाले व्यक्ति का जान से क्या संबंध है, पूछा जा रहा है इस फोटो वाले व्यक्ति का जान से क्या संबंध है। यानी फोटो वाला जो व्यक्ति होगा क्या होगा, देखिए जान के ये क्या है, प्लस वाले, मौसा ही तो लगेंगे ना, इनकी मम्मी की बहन के पति हैं तो मौसा ही लगेंगे, ये मौसी लगेंगी, तो इनके मौसा के लड़के तो इनका मौसे का जो ये लड़का है वो तो क्या लगेगा, भाई लगेगा, भाई ही तो बोलते हैं ना, भाई लगेगा। लेकिन भाई का जो लड़का होगा, लड़की होगी, वो क्या लगेगी, भतीजा या भांजी लगेगी। तो ये जो फोटो वाला व्यक्ति है जान का क्या है, भतीजा है या भांजी है। तो किस ऑप्शन में भतीजा या भांजी दिया है, ऑप्शन नंबर डी में। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। सभी कथन दिया है, सभी लाल सफेद हैं, सभी सफेद काले हैं, और निष्कर्ष दिया है। सिलॉक्स का प्रश्न है, आपके अच्छे प्रश्न बनते हैं। इसका भी आपको बेसिक बिल्कुल पता होना चाहिए। इसको करने का दो तरीका होता है, लेकिन मैं सलाह दूंगा आप लोग इसको डायग्राम से ही करिए। कई लोग इसको 50-100 से भी करते हैं, लेकिन मैं सलाह दूंगा आप लोग डायग्राम से करिए, इजीली हो जाता है। थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करेंगे और बेसिक बातें समझ जाएंगे तो हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि सभी लाल सफ़ेद हैं, कथन के अनुसार डायग्राम बना लेते हैं, और सभी सफ़ेद काले हैं। जो सभी ये लाल हैं, यहाँ पे आपके जो लाल हैं, सभी लाल क्या हैं, आपके सफ़ेद हैं, क्या हैं, सफ़ेद। ओके, सफ़ेद हैं। और जो सभी सफ़ेद हैं वो क्या हैं, आपके काले हैं। सभी सफ़ेद क्या हैं, काले हैं। ठीक है, तो हमने बना लिया डायग्राम। और पूछ क्या रहे हैं, पहला निष्कर्ष क्या है कि कुछ सफ़ेद लाल है, कुछ सफ़ेद लाल है, बिल्कुल सही है भैया, कुछ सफ़ेद लाल है, कुछ काले लाल हैं, कुछ काले लाल हैं, ये भी बात सही है कि कुछ काले क्या हैं, आपके लाल हैं, कुछ काले लाल हैं, और आपके, और बोला जा रहा है आपसे कि कुछ लाल क्या हैं, काले नहीं हैं, कुछ लाल काले नहीं हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि कुछ लाल काले नहीं हैं, तो ये बिल्कुल गलत होगा, हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं।
और सभी काले सफ़ेद हैं। सभी जो काले हैं वो सफ़ेद नहीं है भैया, सभी सफ़ेद काले हैं, न कि सभी काले सफ़ेद हैं। तो चौथा भी गलत हो गया। तो हमारा कौन सा सही केवल हो जाएगा, केवल निष्कर्ष 1 और 2 पालन करते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।